नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। बताएंगे आपको बाजारों का हाल और करेंगे आज के फोकस पर चर्चा। आज का दिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बेहद अहम है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 के जरिए मोदी सरकार विकास को नई रफ्तार देने जा रही है और पूर्वोत्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से उसका कायाकल्प किया जा रहा है। बताएंगे कैसे बीते एक दशक में पूर्वोत्तर के विकास में नया आयाम आया है और कैसी है बदलाव की नई बयान। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर में वैश्विक तथा घरेलू निवेश को आकर्षित करना है सम्मेलन का उद्देश्य। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना भरोसा बढ़ाते हुए अगले 5 वर्षों के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.4% किया। रेटिंग एजेंसी ने पहले इसके 6.2% रहने का अनुमान लगाया था। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंगनगर में अपने स्टील प्लांट के दूसरे चरण की शुरुआत की। कंपनी ने अपने प्लांट की क्षमता को मौजूदा 3 मिलियन टन से बढ़ाकर 8 मिलियन टन किया। कंपनी की क्षमता बढ़ाने पर टाटा स्टील ने 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स गिरावट जबकि निफ्टी बढ़त के साथ खुला। कल कारोबार के आखिर में लाल निशान के साथ बंद हुआ था सेंसेक्स और निफ्टी। और आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि बाजारों का हाल आज क्या कुछ कह रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो आपको बता दें कि गिफ्ट निफ्टी में आज क्या कुछ आंकड़ा निकलकर सामने आया है। लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मामूली गिरावट 24,678.50 की और आप देख सकते हैं -6.50 यहां पर जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। लाल निशान के साथ गिफ्ट निफ्टी जो है वो कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स ओपनिंग की बात करें तो 80,897 और मामूली गिरावट यहां पर भी देखी जा रही है। लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। -51.30 यहां पर जो आंकड़े हैं वो नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स ओपनिंग की हमने बात की और इसके अलावा निफ्टी 50 ओपनिंग की बात करें तो हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मामूली बढ़त है 24,629.40 19.70 की यहां पर बढ़त नजर आ रही है। निफ्टी 50 ओपनिंग की हम बात कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आज सामान्य है साफ तौर पर। टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें ग्रासिम, फ्री रेंट और आईटीसी, भारत इलेक्ट्रिक्स, अडानी पोर्ट्स आप देख सकते हैं हरे निशान के साथ आज कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मामूली बढ़त सिर्फ यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में ये हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की तो वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आज टॉप लूजर्स कौन कौन से हैं। ग्रासिम आप देख सकते हैं, फ्री रेंट देख सकते हैं, आईटीसी देख सकते हैं, सब हरे निशान के साथ। और अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो यहां भी आप देखिए कि मामूली यहां पर जो गिरावट है वो नजर आ रही है। सन फार्मा, ओएनजीसी, हिंडाल्को, सिप्ला, टाइटन कंपनी लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है और ये आज के टॉप लूजर्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बाजार का जो आज हाल है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उतार चढ़ाव भरी स्थिति यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। कुछ तो हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ जो है जो टॉप लूजर्स हैं वो आज लाल निशान के साथ यहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आंकड़े अपने आप में आज के नजर आ रहे हैं जो साफ तौर पर किस तरह से बाजार में जो हलचल है वो नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दरअसल एक अच्छी खबर है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्षों के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को 0.2 अंक बढ़ाकर 6.4% कर दिया है और इसकी वजह हाल के वर्षों में देश की श्रम शक्ति भागीदारी दर में तेज वृद्धि होना है। फिच का कहना है कि भारत की ट्रेंड ग्रोथ के लिए हमारा अनुमान 6.4% है जो पहले 6.2% था। वहीं फिच ने चीन के विकास अनुमान को 0.3% अंक घटाकर 4.3% कर दिया है जो पहले 4.6% था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि चीन की कम क्षमता का कारण कमजोर पूंजी गहनता और श्रम शक्ति भागीदारी में तेज गिरावट हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले महीने जारी आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और अगले 2 वर्षों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है। आईएमएफ ने 120 से अधिक देशों के लिए विकास पूर्वानुमान में कटौती की है।
और फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज के फोकस से आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस की। तो विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है और देश की अर्थव्यवस्था को और ऊपर उठाने के लिए और देश के कोने कोने में विकास की धारा पहुंचाने के लिए कई रास्ते खोल रही है। ऐसे में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का खास फोकस नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों पर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए और वहां रह रहे लोगों के लिए सरकार ने बीते एक दशक में बहुत कुछ किया है और निरंतर यह प्रयास जारी है। और इसी कड़ी में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के अभूतपूर्व निवेश प्रस्तावों को इस मंच के द्वारा आकर्षित किया गया है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक परिवर्तन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से बीते दशक में हमने देखा है कि किस तरह से लगातार जो फोकस रहा है वो पूर्वोत्तर के राज्यों पर रहा है और इसलिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मील का पत्थर आगे साबित होने वाला है। कैसे साबित होने वाला है आइए हम आपको बताते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो तमाम आंकड़े हैं वो अब की बार क्या कह रहे हैं और कितना अब की बार वहां पर जो बूस्टअप है वो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। दरअसल राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट जो 2025 है उसकी आज शुरुआत होगी और यह काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि साफ तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों का जो कायाकल्प है उस पर अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका साफ तौर पर फोकस होने वाला है और यह फोकस बहुत कुछ बदलते हुए नजर आएगा। 4,22,000 करोड़ रुपए से निवेश की जो प्रस्ताव है वो यहां पर सुरक्षित किए गए हैं। तो यह अपने आप में बड़े आंकड़े को दर्शाता है कि किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए सरकार अग्रसर होकर काम करती हुई नजर आ रही है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड और इटली सहित 75 देशों की कंपनियां इस समिट में भाग लेंगी जो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा और देश और विदेश की जानी मानी कंपनियां नॉर्थ ईस्ट में बड़ा निवेश करने वाली हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए यह कितने बड़ा अवसर होगा आने वाले समय में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी और इसके अलावा जो तो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर कितना विकास होता हुआ नजर आएगा। एक्ट ईस्ट नीति के तहत समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक संपदा और रणनीतिक स्थिति पर साफ तौर पर फोकस किया जाएगा और इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल पर्यटन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, मनोरंजन और खेल पर सबसे ज्यादा खास फोकस यहां पर नजर आएगा। और इसके अलावा भी समिट में मंत्री स्तरीय सत्र और कारोबारी बैठकें हैं जो आयोजित की गई हैं और इसके अलावा जो निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य और केंद्र की पहलों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करता हुआ नजर आएगा। तो ये तमाम बहुत बड़े फैक्टर्स यहां पर साबित हो सकते हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक विकास की गाथा लिखने में बहुत कारगर साबित होंगे। इसके अलावा ये तो हम आज की बात कर रहे हैं जिससे बहुत बड़ा कायाकल्प होता हुआ नजर आएगा और साफ तौर पर यह मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके अलावा बीते अगर हम एक दशक की बात करें तो यह ऐसा नहीं है कि आज ही फोकस इस पर किया गया है। बीते एक दशक में लगातार इस पर फोकस किया जा रहा था और कैसे कैसे क्या कुछ बदला है, किस तरह से बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो यहां तक पहुंची हैं, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं क्योंकि मोदी सरकार की प्राथमिकता साफ तौर पर नजर आई है और यह बहुत कुछ कहती है क्योंकि 2014 के बाद से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी गई है और यह प्राथमिकता केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के द्वारा दी गई है और बीते एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 70 बार पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किया और समझने की कोशिश की कि इससे पहले आखिर क्यों यह छूता छूट जाता था, आखिर क्यों नहीं इससे कनेक्शन जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता हुआ नजर आया था। तो इसके लिए तमाम जो यहां पर दौरे किए गए वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए और उसके अलावा भी बीते एक दशक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी 700 से अधिक बार पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना और उसके बाद किस तरह से बीते 10 सालों में लगातार वहां के विकास के लिए काम हुआ है यह भी आप जानिए। 2014 के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में काफी हद तक वहां पर सुधार हुआ है। पहले जो स्थिति थी वो नहीं रह गई और उसके बाद से लगातार साल दर साल इसमें बड़े बदलाव की बड़ी तस्वीर जो है वो निकलती हुई नजर आई है। 2014 की तुलना में साल 2023 में विद्रोह की घटनाओं में 71% की
कमी यहां पर साफ तौर पर नजर आई है और यह अपने आप में बहुत बड़े आंकड़े को पेश करता हुआ नजर आता है। 54 केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यय में लगभग 233% की वृद्धि साफ तौर पर नजर आई है और यह अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा यहां पर नजर आई है। इसके अलावा 2025 से 26 तक की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि किस तरह से 6600 करोड़ रुपए का यहां पर आवंटन हुआ और ये अभी वित्त वर्ष जो चल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं और ये उससे इतर है जो ये सबमिट हो रही है। उसके अलावा भी लगातार विकास के जो कार्य हैं वो लगातार यहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर के लिए पिछले 10 वर्षों में रेलवे बजट में 384% की वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी के लिहाज से कितना कुछ हुआ है ये समझिए। राष्ट्रीय राजमार्गों में 10,905 किलोमीटर जो 2014 में आंकड़े थे, उसके बाद 16,125 किलोमीटर 2023 तक की यहां पर वृद्धि नजर आई है। आप समझिए कि एक बड़े आंकड़े को पेश करता हुआ ये नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम नजर डालें तो देखिए पूर्वोत्तर में मुद्रा योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक यहां पर खाते खोले गए जिसका सीधा लाभ लोगों को यहां पर मिलता हुआ नजर आया। और इसके अलावा अभी डिजिटली भी अगर हम देखें तो तमाम ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलता हुआ नजर आया। पूर्वोत्तर में घरेलू पर्यटकों की यात्राओं में 70% की वृद्धि हुई है। तो आप समझिए कि एक टूरिस्ट जिसे हम कहते हैं कि जो यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद टूरिज्म को कितना बड़ा बढ़ावा मिला है और यही सब फैक्टर्स हैं जो आज ये समिट होने वाला है ना, तो इस समिट में इन्हीं सब फैक्टर्स को रखा गया है और किस तरह से इस पर फोकस किया गया है ये साफ तौर पर आज नजर आएगा क्योंकि बहुत यहां से एक नए आयाम साफ तौर पर विस्थापित होते हुए नजर आएंगे। और एक बड़ी बात निकलकर सामने, एक बड़ी वानगी निकलकर सामने इसलिए भी पेश होगी कि आने वाले समय में 2047 का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए जो संकल्प लिया गया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभमोय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार है। शुभमोय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ सबसे पहला सवाल, क्योंकि साफ तौर पर बीते 1 दशक की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये जो आज समिट होने वाली है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कितना बड़ा बल यहां से मिलता हुआ नजर आएगा पूर्वोत्तर के राज्यों को, वहां के लोगों को और साफ तौर पर वहां की अर्थव्यवस्था को, और इससे जो संकल्प से सिद्धि है 2047 तक वो कितनी कारगर साबित होती हुई नजर आएगी? देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों का जो डेवलपमेंट का जो आयाम है जिसके आप जिक्र कर रहे थे वो अपने आप में काफी अलग से पेश किया जा रहा है जी। और वो इसलिए पेश किया जा रहा है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में एक तरफ एक हमारे पास स्किल्ड रिसोर्स की हम जब बात करते हैं उसकी कमी नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों का स्किलिंग, ट्रेनिंग ये काफी हद तक आगे बढ़ चुका है सरकार के बहुत सारे चेष्टा की वजह से। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में एक सबसे बड़ी जो चैलेंज आ जाती है वो ये है कि कनेक्टिविटी को लेकर भारत सरकार काफी इस पर अध्ययन किए हैं, काफी इस पर बहुत सारे बिंदुओं को साथ में कनेक्ट लाने की कोशिश किए हैं। और उसी का फलस्वरूप आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में एक बहुत बड़ा जो बदलाव लाने का अभी डिसीजन लिया गया है वो ये है कि शिलांग से सिलचर तक, फिर वहां से चलकर मिजोरम तक नेशनल हाईवे का जो प्रस्ताव रखा गया है वो साथ में सितवे पोर्ट जो म्यांमार में है वहां से निकलकर कलकत्ता हार्बर सी पोर्ट तक लाने का फैसला है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये इसलिए है कि करीब 1600 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाता है ये प्रोजेक्ट से। और ये प्रोजेक्ट जो भारत सरकार ने इसका अप्रूवल दिए हैं ये साथ में बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो पोटेंशियल है, एक तरफ इन्वेस्टमेंट्स जाना, दूसरी तरफ से वहाँ पे लोगों वहाँ से सारे गुड्स का ट्रांसपोर्ट करने की जो संभावनाएं हैं उन सबको मुकम्मल हो जाता है अगर ये प्रोजेक्ट साथ में कनेक्टिविटी का जो सवाल है जी अगर उसको सॉल्व किया जाए। और ये ही भारत में ये अचानक तैयार नहीं हुआ है, ये मोदी सरकार ने कई सालों तक इसका अध्ययन करके इसका स्ट्रक्चर बनाए हैं। और इसीलिए ये काफी अहम टाइम है जब इस वक्त इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा सवाल ये रहता था कि हम पूर्वोत्तर राज्यों में कोई अपना जो रॉ मटेरियल ले जाएंगे या वहां से जो चीजें बना के लाएंगे उनका कैसे उसका व्यवस्था कैसे होगी। तो ये वाला जो जिससे कहते हैं द बिगेस्ट क्वेश्चन जो था नॉर्थ ईस्ट में, उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने तैयार किया है। और ये आने वाले दिनों में ये वाला जो कनेक्शन जो बनाया जा रहा है ये पूर्वोत्तर राज्यों को
एक ग्रोथ में बहुत बड़ा मल्टीप्लायर के हिसाब से सामने आएगा। हमारे सबको काफी इम्प्रेस करेगा ये वाला शुभम मोहित जी, प्रोजेक्ट। एक जो बड़ी चुनौती थी वो भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए भी थी, और वहां पर जिस तरह की स्थितियां थी, बीते एक दशक में हमने देखा है तमाम परियोजनाएं चलाई गई और सीधा लाभ यहां पर पूर्वोत्तर राज्यों को मिलता हुआ नजर आया। हम आज के समिट में देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड फोरम की जब हम बात करते हैं तो वहां से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहां पर आ रहे हैं और साफ तौर पर इसमें यहां पर इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, उसको डेवलप करने के लिहाज से उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हो सकती हैं, पहली बात। और दूसरा, किस तरह से वो जो नया कायाकल्प करते हुए नजर आएंगे उसका सीधा फायदा यहां की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बिल्कुल, तो जिसका हम बात कर रहे थे कि हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी ब्रिज, ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेप है, क्योंकि ये पूरे राज्य, पूरा उन 7 सिस्टर्स का जो कनेक्शंस बन जाता है आपस में और भारत के दूसरे राज्यों के साथ। क्योंकि अगर जब वो सितवे से निकल के आके जब सी रूट इस्तेमाल करके भारत के किसी भी प्रदेश में, कलकत्ता की बात किए हैं, उड़ीसा में, वाइजैक, आंध्र प्रदेश में, यहाँ तक कि चेन्नई तक, इन सारी चीजों को ले जाना एक सरल और सुगम रास्ता बन जाता है। तो ये तो है पहली बात। दूसरी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट सिर्फ भारत के साथ ही कनेक्शन नहीं, हम जब एक्ट ईस्ट की बात कर रहे हैं तो एक्ट ईस्ट में थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इन सभी देशों के साथ हमारे जो ट्रेड लिंकेजेस हैं, उस ट्रेड लिंकेज को सही करने के लिए, उस ट्रेड लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है। तो इस तरफ भी अगर हम देखें तो हमारा ये जो लिंकेज की, कनेक्टिविटी की जो हम प्रयास किए हैं और काफी हद तक ये बन चुका है। आपको पता होगा कि सितवे पोर्ट फॉर इंस्टेंस हम लोग ऑलरेडी पिछले साल से वो गुड्स लेना शुरू कर दिया है। वहां पे सामान आ रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों हो रहा है और वो भारत का है क्योंकि भारत वो टर्मिनल चलाते हैं। वहां से लेकर जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंकेज जो हम बनाए हैं, जो सीधा थाईलैंड के लिए अभी अग्रसर हो रहा है, ये भारत के लिए एक और बहुत बड़ा कनेक्शन का एक माइलस्टोन बन जाता है। बिल्कुल शुभम मोहित जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि जब हम लोकल टू ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, तमाम इन्वेस्टर्स वर्ल्ड फोरम से यहाँ पर पहुंचेंगे और साफ तौर पर लोकल टू ग्लोबल जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो हम पूरे देश में देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में हर राज्यों की अपनी एक संस्कृति है, एक वहाँ की कला है, उसको किस तरह से और ज़्यादा उजागर करना और वर्ल्ड फोरम पर उसको लेकर आना, ये कितने बड़ा हम कह सकते हैं माइलस्टोन साबित होगा? बहुत ज़्यादा। और साथ में अगर आप देखें कि अगर सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का जो काम है, उसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट रहता है नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स को बाकी सारे मार्केट्स में ले आना। और नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स बहुत ही इम्प्रेसिव रहते हैं। इस बारे में लोगों को अभी बहुत अच्छी तरह पता चल गया है कि कितने तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं। बट मैं फिर से वही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो जब आ रहे हैं वो देख रहे हैं बिग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। और बिग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे सामने आया है वो है नॉर्थ ईस्ट में सेमीकंडक्टर का जो प्रोजेक्ट असम में अभी शुरू किया गया है, जो अभी चल रहा है, और वो जिसका प्रोडक्शन अगले साल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और उसकी जो पूरी प्रोजेक्ट इकोसिस्टम जो बनाया जा रहा है वो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल, और यही सेमीकंडक्टर को लेकर ही हमने देखा है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या वहां भी नए नए इनोवेशंस देखे जाएंगे? क्योंकि साफ तौर पर जब यहां पर इन्वेस्ट होगा 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट अपने आप में बहुत बड़े आंकड़े को पेश करता हुआ नजर आता है, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को कितना बड़ा बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा? और इसी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में सरकार ने एक बहुत बड़ा पहल किया है, वो है हाई लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इस गठन। वहाँ पे IIT गुवाहाटी, IIM और दूसरे सारे प्रतिष्ठान, तकनीकी प्रतिष्ठान हायर एजुकेशन देने के लिए वहाँ पे उनका जाल बिछाया जा रहा है। एम्स भी, इन सारी चीजों से स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो यंगस्टर्स को जो जरूरत था ट्रेनिंग का,
उस ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा सुविधा अभी उनको उसी जगह पे अवेलेबल हो रहा है। उनको बाहर जाके कहीं और जाके उस सुविधा का अन्वेषण करने का जरूरत नहीं है, खोज करने का जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। साथ में आपको पता चलेगा कि वहां पे नर्सिंग के ऊपर बहुत बड़ा ट्रेनिंग सिस्टम बनाया गया है। नॉर्थ ये आसियान कंट्रीज में जी नॉर्थ ईस्ट से नर्सेस ट्रेन करके इसके अलावा भी अगर हम देखें शुभमोही जी तो ग्रीन एनर्जी पर भी खास फोकस रह सकता है, क्योंकि साफ तौर पर इसकी भी बात निकलकर सामने आई है कि इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा इंप्लीमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेचर के बहुत करीब है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखें तो वहां पर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलना ये कितना बड़ा कारगर साबित होगा, क्योंकि वर्ल्ड फोरम पर हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की जिस तरह की बात नजर आती है, तो उसके लिए यहाँ पर अगर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा साफ तौर पर उसका जो असर है वो वर्ल्ड लेवल पर भी नजर आएगा। बहुत सारा साथ में क्लीन एनर्जी के बहुत सारे चीजें का जो शोध चल रहा है, उस पर जो बहुत सारे डेवलपमेंट्स की बात चल रही है, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट एक बहुत प्रशस्त जगह है जी। साथ में हम देखेंगे बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स की हम जो बात कर रहे हैं, उन सभी क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और उन सभी क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल के मामले में भी नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्यों में बहुत सिग्निफिकेंट कामकाज चल रहे हैं। आपने स्पोर्ट्स की बात की है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स में बहुत सारे नए नए इन्वेस्टमेंट्स और नए आइडियाज और नए एंटरप्राइजेस वहाँ पे तैयार हुए हैं। अगर आप कभी अगर मैं वहाँ पे कई बार घूम चुका हूँ, अगर वहाँ पे अगर आप असम से लेकर शिलोंग और आगे चलकर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में आप देखेंगे कि बहुत तरह का नए एंटरप्राइजेस, सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस का वहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है निश्चित तौर पर। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये तमाम हमने देखा है कि अलग अलग क्षेत्रों में किया गया है, और इसीलिए पूर्वोत्तर को जो है मुख्य धारा से तो साफ तौर पर जोड़ा ही गया। कनेक्टिविटी के हिसाब से कम्युनिकेशन भी बढ़ाया गया, और इसके अलावा भी तमाम ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर विकास की जो मुख्य धारा है वो साफ तौर पर बहती हुई नजर आई है, और केंद्र सरकार का साफ तौर पर इस पर फोकस रहा है। और आज जब ये समिट होने वाली है तो कहीं ना कहीं इससे और ज्यादा बूस्टअप इसे मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमोही जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। तो नीतिगत निर्णयों को देखें तो साफ तौर पर आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में पल पल की अपडेट भी लगातार हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहरहाल अभी के लिए फिलहाल इकोनॉमी टुडे में आज के लिए इतना ही, लेकिन अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। तो आप इन खबरों को देखिए, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसई का आईपीओ जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने एक कार्यक्रम के दौरान विश्वास जताते हुए कहा कि एनएसई आईपीओ से जुड़े सभी लंबित मामले जल्द ही सुलझा लिए जाएंगे। एनएसई के आईपीओ का प्रस्ताव सेबी के पास लंबित है। दरअसल मार्केट रेगुलेटर ने इसको लेकर कुछ चिंताएं जताई हैं। इस साल के पहले 5 महीनों में पब्लिक इशू लाने के लिए करीब 90 कंपनियों ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कराए हैं। कंपनियों की ओर से बड़ी संख्या में ड्राफ्ट पेपर ऐसे समय पर दाखिल किए गए हैं जब आईपीओ मार्केट वैश्विक उतार चढ़ाव के कारण कमजोर बना हुआ है, और पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इस वर्ष आए आईपीओ की संख्या करीब आधी रह गई है। अदानी समूह की कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024 और 25 में अभी तक की सर्वाधिक कर पूर्व आय करीब 90,000 करोड़ रुपए दर्ज किया है। समूह के पास 53,843 करोड़ रुपए की नकदी है, जिससे वह अपने 21 महीनों तक के कर्ज भुगतान को आसानी से पूरा कर सकता है। अडानी ग्रुप का कहना है कि उसका EBITDA 6 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ा है। यह वित्त वर्ष 2018 और 19 के 24,870 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 और 25 में 89,806 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2024 और 25 में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में स्थिर वृद्धि देखी गई है और मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई है। ये जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट को 122 इंडस्ट्रीज की 1,393 कंपनियों के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। अचल संपत्ति वित्त वर्ष 2025 में 7.6% बढ़कर 28.50 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 26.49 लाख करोड़ रुपए थी। मसाला बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को मसालों के उत्पादन, गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य जैविक मसालों के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित करना है।